हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इन करेंसी फ्यूचर्स के बारे में बताया जाएगा। जहाँ पर बेसिकली क्लियरिंग के बारे में बताया जाएगा, सेटलमेंट के बारे में बताया जाएगा, और जो मैं बार बार आप लोगों के सामने रिस्क मैनेजमेंट, आरएमएस की बात करता हूँ, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम 8 से 10 नंबर आपके यहाँ से इस चैप्टर से आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 6। दे आर आफ्टर चैप्टर नंबर 7। दोनों के दोनों बहुत ही स्ट्रांग वेटेज रखते हैं आपके क्वेश्चन पेपर्स में, क्योंकि यहाँ पे केवल थ्योरी नहीं, साथ ही साथ आपको घुमा करके कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो आप इजिली वहां पे क्रैक कर सकते हो और इजिली वहां पे उस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्लियरिंग और सेटलमेंट में डिफरेंस जानना होगा। क्लियरिंग मीन्स कंप्यूटिंग ओपन पोजीशंस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम्स। जब हम डेली को डेली जो भी सौदा होता है, डेली टू डेली जो भी आपका डीमैट में जो ट्रेडिंग मेंबर्स के थ्रू आप बाई सेल की जो पोजीशंस बनाते हो, ट्रेडिंग मेंबर को मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ट्रेडिंग मेंबर वो सारे पर्सन होते हैं जो ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर इन द सेंस आनंद राठी हो गया, ब्रोकर इन द सेंस मोतीलाल ओसवाल हो गया, ब्रोकर इन द सेंस अप स्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, और अदर ऑल अदर एंजल ब्रोकिंग, ऑल अदर प्लेटफॉर्म, दे आर द ट्रेडिंग मेंबर्स। अब क्लियरिंग मेंबर्स कंप्यूटिंग, इनका केवल काम होता है, क्लियरिंग का मतलब होता है वो केवल और केवल कंप्यूट करते हैं कि कितनी ओपन पोजीशंस हैं, कितनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो चुकी हैं। ये सारा काम आपका क्लियरिंग होता है। और सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट का मतलब होता है अभी तो हमने कंप्यूट कर लिया, मतलब क्लियरिंग कर ली, अब उसे शाम को 6-7 बजे के बाद सभी के डिपॉजिटरीज में, मतलब कि सभी के डीमैट अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना। उसको एक्चुअल पेमेंट की ऑब्लिगेशन किसकी आ रही है, एक्चुअल किसको रिसीव करने की वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उस चीज को एक्चुअल में सेटल करना, दैट्स कॉल्ड सेटलमेंट। क्लियरिंग मतलब, फिर से बोल रहा हूँ, कंप्यूट कर लेना, क्या क्या पेंडिंग पोजीशंस हैं उनको कंप्यूट कर लेना। और सेटलमेंट का मतलब है शाम को जाकर के उसको पूरा सेट ऑफ कर देना। ये एक तरीके से एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे आपको किसी को कुछ पैसे देने हैं, तो आज सुबह बैठ करके आप उसके सारे हिसाब कंप्लीट करते हो, दैट्स कॉल्ड कंप्यूटिंग, और उसको हम लोग बोलेंगे क्लियरिंग। और शाम को जब आपकी उससे मुलाकात होती है, आपके पास जो पैसे हैं आप उसको पूरा उसको पे ऑफ कर देते हो, दैट्स कॉल्ड सेटलमेंट। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्लियरिंग का मतलब और साथ ही साथ सेटलमेंट का मतलब। क्लियरिंग को मैंने पढ़ दिया, मैं सेटलमेंट को पढ़ देता हूँ। सेटलमेंट मीन्स ऑनरिंग द एक्चुअल पे इन और एक्चुअल पे आउट टू द सेटल द कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को पे करने में, इसका एग्जांपल मैं मार्केट से लिंक करके अगर आपको बताऊं, जैसे कोई फ्यूचर पोजीशन आपने बनाई, अगर आपने बाई की पोजीशन बनाई और उसका सौदा बढ़ गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ ना कुछ M2M आ गया, जो आपका प्रॉफिट आ गया, वो शाम पहले तो कंप्यूट हो गया, 3 बजे आपका जो टर्मिनल है वहां पे शो होने लगेगा, लेकिन उसका जो सेटलमेंट होगा वो शाम को 6 बजे के बाद होगा। तो ये आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया आपके अकाउंट्स को लेकर के, आपके डीमैट अकाउंट्स को लेकर के। वहीं लॉस की कंडीशन में उतना पैसा आपसे डिडक्ट हो जाएगा, अभी नहीं, दिन में तो नहीं गया, तो शाम को जब लेजर पोस्ट होगा तो उसके बाद 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद आपका वो पैसा माइनस हो जाएगा आपके मार्जिन अकाउंट में से। और इसमें आप लोगों को मन में यह आ रहा होगा कि क्यों ना हम पैसा निकाल लें लॉस होने से पहले, दिन शाम के सेटलमेंट होने से पहले हम पैसा निकाल लें, विड्रॉ कर लें। तो ऐसा एक्सचेंज आपका होने नहीं देता है। आपका जो भी पैसा होता है, अगर आपका लॉस हो रहा है तो उतना पैसा वो पहले ही ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि शाम को वो सेटल होना ही होना है। तो दैट्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से एक्सचेंज भी आपकी कंप्यूटिंग कर लेता है सुबह सुबह, और शाम को जो लेजर में पोस्ट होता है वो आपका सेटलमेंट कहलाता है। आपके लॉस को पोस्ट करता है, आपके लेजर से पैसे वो काट लेता है, आपके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट कर लेता है, वो बोलते हैं हम लोग सेटलमेंट। अब क्लियरिंग एंटिटीज के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। क्लियरिंग एंटिटीज के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो क्लियरिंग एंटिटीज को हम लोगों ने पिछले, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था,
कि पिछले चैप्टर्स को लेकर के, क्योंकि वहां पे भी ये टर्म्स आए थे। तो क्लियरिंग एंटिटीज में आपको क्लियरिंग मेंबर्स जो हमने बताया, इन द करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर क्लियर एंड सेटल कैटेगरी ऑफ मेंबर्स। जो क्लियरिंग कम ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं, मैंने पिछले चैप्टर में बताया कि उनका काम होता है साथ ही ट्रेड भी करते हैं, ठीक है, और वो साथ ही साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं अपने प्रो अकाउंट में और साथ ही साथ अपने CLI अकाउंट में। और जो आपके कुछ ऐसे प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं जो कि क्लियर करते हैं सारे ट्रेड्स, जो भी ट्रेडिंग मेंबर आपके एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे आनंद राठी हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, इन देयर ओन ट्रेड्स एज वेल एज ट्रेड्स ऑफ अदर ट्रेडिंग मेंबर्स बिसाइड देयर इज अ स्पेशल। मतलब कि ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स में यहाँ पे दोनों के बारे में जिक्र कर दिया गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। क्लियरिंग मेंबर एक नॉर्मल मेंबर जो भी आपका क्लियर करने में करता है, ये दो तरीके में, और इनका एक और वर्जन होता है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, वो भी आपके इन्वॉल्व होते हैं, वो दोनों काम कर सकते हैं। और कुछ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं जो सेटल करने का काम करते हैं, जो कि जैसे कुछ बड़े बैंक्स होते हैं और बड़े कस्टोडियंस होते हैं, जो कि आपके बड़े बड़े ब्रोकर्स के आपके ट्रेड सेटल करते हैं, चाहे वो उनके खुद के अकाउंट्स में हो। ऐसा नहीं कि आनंद राठी का अगर ट्रेड हुआ है तो वो मोतीलाल ओसवाल से सेटल नहीं करेंगे, सबका आपस में वो सेटलमेंट करते हैं, उनको भी बोला जाता है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स। अब आते हैं क्लियरिंग बैंक, जो आपके पैसे को पे इन करने का और पे आउट करने का जो भी पूरा काम करता है, उसकी जो क्लियरिंग करते हैं, ये आपके क्लियरिंग बैंक्स होते हैं। अब पढ़ते हैं इसको। फंड सेटलमेंट टेक्स प्लेस थ्रू क्लियरिंग बैंक्स। फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट ऑल क्लियरिंग मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डेजिग्नेटेड क्लियरिंग बैंक फॉर करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। अब देखिए, जब आप लोग इस इंडस्ट्री में आ जाएंगे, जब आपको किसी क्लाइंट का पैसा अपने डीमैट अकाउंट में मंगवा, सॉरी, डीमैट अकाउंट में पैसा नहीं आता, पैसा हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, डीमैट का जो पैसा होता है वो DP ड्यूज को पे करने के लिए होता है। तो जब भी आप अपने किसी भी क्लाइंट्स का पैसा आप अपने उसको ट्रेडिंग कराने के लिए जब आप मार्जिन मनी रिसीव करोगे, तो आप अपने बैंक अकाउंट का एक उसे IFSC कोड और साथ ही साथ उसको एक अकाउंट नंबर दोगे। वो किसी ना किसी बैंक अकाउंट्स का होता है, जैसे HDFC बैंक होगा, अगर HDFC बैंक का IFSC कोड है, और या तो ICICI बैंक होगा, तो उन बैंक का एक प्रॉपर IFSC कोड और अकाउंट नंबर होता है। और जो भी उसमें पेमेंट आएगी, तो वो ऑटोमेटिकली उस क्लाइंट के नाम से, अगर उसी बैंक में जो उसका बैंक लिंक है उसके डीमैट अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से, तो ऑटोमेटिकली वो पैसा शो हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है? ये इसीलिए पॉसिबल हो सकता है, जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, वो सारे ट्रेडिंग मेंबर्स का उन क्लियरिंग बैंक में अपना एक अकाउंट होता है, और वही अकाउंट क्लाइंट, अलग अलग क्लाइंट को अलग उसमें बस एडिट करना होता है क्लाइंट का नंबर, जो क्लाइंट का जो आपका ट्रेडिंग कोड है, बस उसको केवल चेंज करना होता है। बाकी उसमें अगर वो पेमेंट करते हैं तो पेमेंट तुरंत रिफ्लेक्ट कर जाता है, जो भी उसका ट्रेडिंग मेंबर होता है। जैसे सपोज करिए मोतीलाल ओसवाल है, तो मोतीलाल ओसवाल का HDFC में क्लियरिंग बैंक है, तो वो उसका नंबर देगा, और क्लाइंट जब उसको पे करेगा, क्लाइंट को जब कोई भी सौदा बाई करना है, तो उसमें अगर पे करेगा NEFT या RTGS, तो ऑटोमेटिकली उस ट्रेडिंग मेंबर को रिफ्लेक्ट कर जाएगा और वो मैप करा लेगा और उसके पास वो पैसा पहुंच जाएगा। तो ये आपके क्लियरिंग बैंक्स काम करते हैं। तो मतलब हर एक ट्रेडिंग मेंबर्स का अपना एक क्लियरिंग बैंक अकाउंट होता है, सेपरेट बैंक अकाउंट होता है, जिससे वो इजिली फंड को क्लाइंट से मंगवा सकें, और उसमें वो मार्जिन या और भी पैसे उसमें मंगवा सकें। तो साथ ही साथ ये, और साथ ही साथ क्या होता है, कभी कभी जो सेटलमेंट भी होता है, वो सेटलमेंट भी आपके इसी बैंक से होता है। जब आप पे आउट ट्रांसफर करते हो, अपना पैसा विड्रॉ करते हो, तो इन्हीं बैंक के थ्रू ही, इन्हीं चैनल के थ्रू आपके पास पैसा भी आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो ये जो बैंक्स होते हैं, ये आपके क्लियरिंग बैंक कहलाते हैं। अब क्लियरिंग मैकेनिज्म, ये जो पूरा सिस्टम है चलता कैसे है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, क्लियरिंग मैकेनिज्म इसेंशियली इन्वॉल्व्स वर्किंग आउट ओपन पोजीशंस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द क्लियरिंग मेंबर्स। क्लियरिंग मैकेनिज्म सबसे पहले क्या करता है, पहले तो कंप्यूट करता है कि आज की डेट पे ओपन पोजीशंस कितनी है, कितने सौदे अभी स्क्वायर ऑफ नहीं हुए और कितने सौदे अभी चल रहे हैं, कंप्यूट करना। और शाम को जब लेजर पोस्ट होने का समय आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट बनने का टाइम आ जाता है, लेजर पोस्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है। दिस पोजीशन इज कंसिडर्ड फॉर द एक्सपोजर एंड डेली मार्जिन पर्पस। ये डेली टिजोली इसलिए जरूरी होता है क्योंकि किसी ना किसी का सौदा अगर आज के टाइम पे प्लस में गया तो अच्छी बात है, माइनस में गया तो उसको कितने ऑब्लिगेशन पे करने हैं, ये सारी चीज डेली टिजोली मार्जिन का
मार्जिन उसमें पता चलता रहे, मतलब डेली टू डेली ये पता चलता रहे कि उसको कितना पे इन करना है या कितना पे आउट करना है, या कितना उसे प्रॉफिट मिल रहा है, कितना लेजर उसका बढ़ रहा है। द ओपन पोजीशन ऑफ द क्लियरिंग मेंबर आर अराइव्ड एट बाय एग्रीगेटिंग द ओपन पोजीशन ऑफ ऑल द ट्रेडिंग मेंबर्स एंड ऑल कस्टोडियल पार्टिसिपेंट्स क्लियरिंग थ्रू हिम। जो भी आपका क्लियरिंग में होता है, क्लियरिंग में वो सारी पोजीशंस इंक्लूड की जाती हैं, उन्हें आपस में ऐड कर दिया जाता है, चाहे जो पोजीशन आपका ट्रेडिंग मेंबर ने बनाया हो, कस्टोडियन पार्टिसिपेंट ने बनाया हो, या ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ने भी उसको बनाया हो। ठीक है, यहाँ पे वो नाम नहीं है लेकिन मैं उसको डिस्क्लोज कर देता हूँ। इन तीनों ने जो भी पोजीशन बनाया है उन सब की ओपन पोजीशन जो बराबर नहीं हुई है, मतलब बाई की पोजीशन, और अगर वो सेल हो चुकी होती है, जैसे 100 क्वांटिटी किसी ने लिया और 100 क्वांटिटी बेच दिया, तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई, बराबर हो गई, तो वो ओपन पोजीशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओपन पोजीशन की कैटेगरी में वही आएगा जिसने बाई करके छोड़ रखा है, अभी उसको सेल नहीं किया, तो वो सारे पोजीशंस आपके ओपन पोजीशंस कहलाएंगे, और उनको सबको एग्रीगेट कर दिया जाता है क्लियरिंग मेंबर्स के थ्रू। जो भी आपके कस्टोडियन होते हैं, जो भी आपके ट्रेडिंग मेंबर्स के ओपन पोजीशंस होते हैं, जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर के ओपन पोजीशंस होते हैं, वो सारे के सारे पोजीशंस आपके ऐड कर दिए जाते हैं, एग्रीगेट कर दिए जाते हैं। A trading member's open position is arrived at as the summation of his proprietary open position and client's open position। इसमें बस केवल दो डिफरेंस है, मैंने पहले ही बताया था, जो ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं उनका एक प्रो अकाउंट होता है और एक सीएलआई अकाउंट होता है, तो दोनों पोजीशंस को सम कर दिया जाता है, और जो नेट फिगर आती है वो आपका आपका यहाँ पे ट्रेडिंग मेंबर्स में क्लियरिंग होता है, वो क्लियरिंग कहलाता है ट्रेडिंग मेंबर्स का। while entering order on the trading system, समेशन ऑफ प्रॉपर्टी ओपन पोजीशन एंड द क्लाइंट ओपन पोजीशन। यहाँ ट्रेडिंग मेंबर्स की भी जो ओपन पोजीशंस होती हैं, उनको भी प्रॉपर्टी, चाहे वो अपने खुद के अकाउंट में किया हो, चाहे वो उन्होंने क्लाइंट के अकाउंट में किया हो। जैसे सपोज करिए 100 क्वांटिटी बाई की अपने अकाउंट में और 20 क्वांटिटी बाई की क्लाइंट के अकाउंट में, मतलब प्रो अकाउंट में 100 और सीएलआई अकाउंट में 20, तो टोटल जो पोजीशन ओपन हुई है उस ट्रेडिंग मेंबर की वो 120 हो गई। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। while entering orders on the trading system, trading members are required to identify the orders, whether proprietary, its own trade, or clients if entered on behalf of clients through the pro client indicator provided in the order entry screen। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि वो उनका प्रो अकाउंट का ओपन पोजीशन है या उसके क्लाइंट के अकाउंट का ओपन पोजीशन है। देखिए ट्रेडिंग सिस्टम जब से आया है आज इतना इनेबल्ड है, इतना परफेक्ट है कि हर एक ऑर्डर की एंट्री हो जाती है आपके टर्मिनल पे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। क्लियर आपकी स्क्रीन जो होती है, जो आपकी टर्मिनल स्क्रीन होती है, वहां पे आसानी से पता किया जा सकता है कि कौन सा सौदा प्रो प्रो का है और कौन सा सौदा सीएलआई का है, तो प्रॉपरली वहां पे इंडिकेशन बन जाता है हर एक ऑर्डर के सामने। तो वो सारे ओपन पोजिशन पता करने की हेडेक आपकी नहीं है। क्लियरिंग मेंबर का जो सिस्टम है इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना ऑटोमेटेड है कि जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बस यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि जो भी पोजीशंस हैं कि चाहे वो प्रो में की गई है या क्लाइंट के बिहाफ पे की गई है, तो वो पोजीशंस जो भी है वो ऑर्डर एंट्री स्क्रीन में पता चल जाएगा। अब प्रोप्राइटरी पोजीशन आर कैलकुलेटेड ऑन नेट बेसिस फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर ट्रेडिंग मेंबर ने अपने अकाउंट में कोई भी सौदा किया है, सपोज करिए 10,000 क्वांटिटी उसने बाई किया है और 10,000 क्वांटिटी उसने किसी को सेल किया है, ठीक है, किसी मतलब कि 10,000 क्वांटिटी किसी और शेयर की सेल किया है, तो उनकी जो पोजीशन होगी, नेट ऑब्लिगेशन होगा, वो आपस में सेटल कर दिया जाएगा। मतलब सपोज करिए 10,000 रुपए की, अगर सपोज करिए कि उसकी लाइबिलिटी है पे करने की, और 20,000 उसको रिसीवेबल है सौदे में, मतलब कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका जो नेट एक्सेस होगा वो नेट होगा आपका 10,000 रुपीज का। तो नेट बेसिस पे आपका कैलकुलेट किया जाता है। प्रोप्राइटर अगर अपने खुद के प्रो अकाउंट में अगर करता है, प्रो अकाउंट में अगर ट्रेडिंग करता है, तो वो आपका नेट बेसिस पे किया जाता है। वहीं अगर क्लाइंट्स पोजीशन आज अराइव्ड एट बाय समिंग टुगेदर नेट पोजीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल क्लाइंट, और क्लाइंट की जो पोजीशन होती है, जैसे क्लाइंट ए ने 100 रिलायंस खरीदे, ठीक है, क्लाइंट बी ने 20 रिलायंस बेचे, क्लाइंट सी ने आपका 100 आपके रिलायंस खरीदे, तो सबकी अलग अलग पोजीशंस बनाई जाएगी। ऐसा नहीं कि उनको नेट कर दिया जाए आपस आपस में, कि क्लाइंट ए का 100 जोड़ दिया जाए, 20 उसका क्लाइंट बी का माइनस कर दिया जाए और 100 आपके क्लाइंट सी का जोड़ दिया जाए, ऐसा
हम क्लाइंट में नहीं कर सकते, क्योंकि सबका आपका अपना एक अलग अलग क्लाइंट अकाउंट होता है, तो उनका अलग अलग बेसिस पे होगा। हाँ, अगर एक ही क्लाइंट ने 100 बाई किया है और 50 रिलायंस उसमें से बेच दिया है, तो नेट पोजीशन जो आएगी 50 की जो आएगी वो हम शाम को सेटल करेंगे। तो ये चीज हो सकता है क्लाइंट में, लेकिन आपस में सेट ऑफ कर दें, नेट कर दें, ऐसा केवल प्रो पोजीशन में किया जाएगा, उसमें नहीं किया जाएगा। तो क्लियर हो गया? प्लीज नोट दैट पोजीशंस आर ओनली नेटेड फॉर ईच क्लाइंट एंड नॉट नेटेड अक्रॉस क्लाइंट्स एंड आर रेदर एडेड अप अक्रॉस क्लाइंट। जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आपस में ए का पोजीशन बी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ए का ए से ही सेट ऑफ करेंगे उसी स्क्रिप्ट का, बाकी किसी से नहीं कर सकते। A trading member's open position is the sum of proprietary open position, client open long position and client open short position. A trading member दोनों तरीके के, और ट्रेडिंग मेंबर की जो पोजीशन होती है वो पूरा सम कर लिया जाता है प्रोप्राइटरी का ओपन पोजीशन, चाहे वो आपके बाई पोजीशंस हो और सेल पोजीशंस हो, उनको आपस में सेट ऑफ कर दिया जाता है। तो जो नेट ऑब्लिगेशन आता है या नेट रिसीवेबल आता है वो शाम को आपस में सेटल किया जाता है। तो ये आपका क्लियरिंग मैकेनिज्म का सिस्टम हो गया पूरा पूरा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल होगा, क्योंकि आप टर्मिनल के सामने बैठे नहीं है अभी तक। लेकिन जब एग्जाम को क्लियर करके आप सामने जाएंगे तो आपको ये सारी चीज आपको प्रैक्टिकली सामने देखने को मिल जाएगी। अब हम आगे आते हैं सेटलमेंट का मैकेनिज्म को। वहां पे हमने क्लियरिंग मैकेनिज्म देखा, यहाँ पे हम लोग सेटलमेंट मैकेनिज्म देखेंगे। मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। मार्क टू मार्केट मैं फिर से बता रहा हूँ, डेली जो डेरिवेटिव में अगर आपको पैसा जो भी कम हुआ या पैसा जो भी आपके पास बढ़ा, तो वो सारे के सारे जो ये आपके पोजीशंस होते हैं, उसे उस चीज को जो डेली सेटलमेंट होती है शाम को, उसको हम लोग बोलते हैं मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको आराम से इजिली क्रैक हो गई होंगी। तो मार्क टू मार्केट सेटलमेंट हमने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को, तो अगर नहीं देखा है तो आप वीडियोस को, हो सकता है, मुझे लगता है कि आपने उसको आ, आ, या तो स्किप करके आगे बढ़े हैं, तो सबसे पहले पीछे जाइए, पूरे चैप्टर्स को कॉन्टिन्यूसली करते आइए, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच मेंबर आज मार्क टू मार्केट टू द डेली सेटलमेंट प्राइस ऑफ द रेलेवेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ ईच डे। हर दिन आपका सौदा कुछ ना कुछ ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो जितना ऊपर गया वो आपका प्रॉफिट हो गया, वो आपके लेजर में मिल जाएगा, वो आपके प्रॉफिट ऐड में ऐड हो जाएगा आपके लेजर में डेरिवेटिव का। लेकिन जो भी लॉस हो गया, अगर पोजीशन नीचे चली गई, तो वो उतना पैसा आपका शाम को सेटल होके कट जाएगा, आपका जो इनिशियल मार्जिन है उसमें से कट जाएगा। तो यही जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसी को डेली टू डेली बेसिस पर, जब तक आपकी पोजीशन ओपन है, अगर आपने सेल कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी पोजीशन ओपन है तो ये जो डेली हो रही है चीजें, ये आपका मार्क टू मार्केट कहलाता है। द प्रॉफिट और लॉस कुड बी कंप्यूटेड डिफरेंटली फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं। ठीक है। द कंप्यूटेशनल मैथोलॉजी इज गिवन बिलो। फॉर स्क्वायर ऑफ पोजीशन, अगर स्क्वायर ऑफ हो गई है आपकी पोजीशन, तो नेट में जो भी अमाउंट है आपका इस कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने तक, अगर आपका सौदा पूरा पूरा खत्म हो गया है, बाई और सेल दोनों प्रोसेस उस कॉन्ट्रैक्ट का हो चुका है, तब तो आपका जो स्क्वायर ऑफ होने पे जो भी नेट थिंग है वो आपका प्रॉफिट और लॉस कहलाएगा। तो द बाई प्राइस एंड द सेल प्राइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द डे एंड स्क्वायर ऑफ, ये आपका स्क्वायर ऑफ पोजीशन का प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। ठीक है। फॉर पोजीशन नॉट स्क्वायर ऑफ, केवल मार्क टू मार्केट जो पोजीशन आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो उन्हीं का आता है। बाकी आपने सौदा बाई किया, सेल कर दिया, तो उसका तो आपको क्लियर हो गया ना कि आप आज कि आपने इतने का प्रॉफिट, इतने का बाई किया था, इतने का सेल किया, आज हमें इतने या तो इसमें लॉस हुआ गया, प्रॉफिट हुआ होगा, तो वो आपका नॉन, वो स्क्वायर ऑफ पोजीशन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें कि फॉर पोजीशन नॉट स्क्वायर ऑफ, उसमें क्या होगा, द ट्रेड प्राइस एंड द डेज सेटलमेंट प्राइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द डे बट नॉट स्क्वायर ऑफ। तो जो भी आपका मार्क टू मार्केट भी एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लेकिन हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो तो करता है, लेकिन हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज अभी हमारी पोजीशन चल रही है। वो डेली टू डेली जो सेटलमेंट हो रहा है, वो मार्जिन हम ऊपर नीचे हो रही है, वो हम मार्क टू मार्केट के नाम से जानेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। जब वो पोजीशन पूरी पूरी तरीके से स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, बराबर कर दिया जाएगा सौदा, तभी वो प्रॉफिट एंड लॉस की कैटेगरी में मेरे हिसाब से आता है। ठीक है। और पूरे सेगमेंट और हर जगह पे तभी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसकी वैल्यूएशन डाउन होने से
उसका वैल्यूएशन डाउन होने से अगर आप एमटीएम आपसे डिमांड किया जा रहा है कि आप इतने पैसे डाल दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो लॉस हो रहा है। ठीक है, हाँ, बस लेजर में वो लॉस पोस्ट हो जाएगा। अगर ओपन पोजीशन है, लेजर में डेली जो लॉस है या जो भी आपका ऊपर जा रहा है सौदा, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस पोस्ट हो जाएगा। ठीक है। फॉर बॉट फॉरवर्ड पोजीशंस, द प्रीवियस डे सेटलमेंट प्राइस एंड द करेंट डे सेटलमेंट प्राइस फॉर बॉट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बॉट फॉरवर्ड मतलब आज जैसे सपोज करिए 130 रुपए था मारुति, मारुति क्या 130 रुपए का शेयर उठा लेते हैं, सपोज करिए अशोक लेलैंड है। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल। या टाटा पावर की बात कर लेते हैं, 240 रुपए, टाटा पावर की बात करते हैं, 240 रुपए है। ठीक है, आज 240 रुपए पे वो बंद हुआ। ठीक है, कल वो 238 रुपए पे बंद हुआ। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में 2 रुपए का एम का आपका लॉस हुआ। ठीक है, आज की डेट से कल की डेट में। लेकिन वो पोजीशन जो रही सेटलमेंट प्रीवियस डे के सेटलमेंट की, वो आपकी ब्रॉड फॉरवर्ड पोजीशन रही। ठीक है, अब वही परसों 244 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो एमटीएम बढ़ा, जो एमटीएम का प्रॉफिट आया, वो ऐसा नहीं कि 4 रुपए आएगा, क्योंकि 238 से अब वापस काउंट होगा, और 6 रुपए जो है 244 होने पर, ये आपका ब्रॉड फॉरवर्ड पोजीशन का एम या सेटलमेंट प्राइस कहलाएगा। तो ये आपका मार्क टू मार्केट सेटलमेंट कहलाता है कि पिछले डे पे जो भी आपकी एग्जैक्ट पोजीशन हो गई थी प्रॉफिट लॉस होने के बाद, उसी दिन की पोजीशन से अगले दिन कैरी फॉरवर्ड होती है। ये नहीं कि आपने 240 में लिया था और 244 हो गया, उसके बाद 238 हो गया, फिर 244 हो गया, तो अगले दिन उसको ब्रॉड फॉरवर्ड पोजीशन आप ये बोलोगे कि 4 रुपए हुआ। चार नहीं, उस दिन 6 रुपए हुआ, क्योंकि उसके पहले जो नीचे भी गिरा था, वो आपका लॉस एक तरीके से हो चुका है, एम टू एम सेटलमेंट वो हो चुका है। लेकिन ओपन पोजीशन अगर है तो उसको हम लॉस कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन बुकिश लैंग्वेज में यहाँ पे बोला जाता है कि लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है। लेकिन आप अगर क्लाइंट को डील कर रहे हो, तो अगर पोजीशन ओपन है तो वहां पे आप उसको लॉस कंसीडर नहीं करोगे। क्लियर एवरीवन? अब आता है फाइनल सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर्स। On the last trading day of the future contract, after the close of trading hours, the clearing corporation marks all positions of the clearing member to the final settlement price, and the resulting profit and loss is the settled in cash. Final settlement loss or profit amount is debited or credited the relevant clearing member's clearing bank account on T plus 2 working day following last trading day of the contract. The final settlement price of the RBI reference rate for last trading day of the future contract. मैंने हमेशा बताया कि जो भी एक्सपायरी है करेंसी की, वो आपकी लास्ट वर्किंग डे के 2 दिन पहले होती है। इसका रीजन यही है कि आपकी जो एक्सपायरी होने के बाद अगला जो 2 वर्किंग डे होता है, उन दोनों वर्किंग डे में आपका सेटलमेंट होता है, फाइनल सेटलमेंट होता है। इसीलिए आपकी जो एक्सपायरी होती है वो हमेशा प्रायर होती है, 2 डेज प्रायर। और वो जो 2 दिन का जो टैट है, वो 2 दिन आपका T प्लस 2 वर्किंग डेज, वो आपका सेटलमेंट क्लियर फाइनल सेटलमेंट होता है उस एक्सपायरी का। तो वही जो डेट होती है, वही जो टाइम होता है, वो आपका फाइनल सेटलमेंट प्राइस होता है। मतलब कि आपका जो भी आपका लास्ट ट्रेडिंग आवर्स है, जो आपके 28 तारीख, सपोज करिए 30 तारीख वर्किंग है, 28 को आपका लास्ट वर्किंग डे, लास्ट एक्सपायरी का लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो उस दिन वो फ्यूचर एक्सपायर होगा। 12 से 12:30 के बीच का जो भी वेटेज एवरेज प्राइस होगा, वो प्राइस आपका फाइनल प्राइस होगा। और वो क्लोजिंग प्राइस पे ही आपका T प्लस 2 डे में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। और इसी को फाइनल सेटलमेंट प्राइस बोला जाता है। जो लास्ट डे का प्राइस होता है एक्सपायरी का, वो आपका फाइनल सेटलमेंट डे प्राइस होता है। और जो डेट होती है वो आपके T प्लस 2 वर्किंग डे, जो सेकेंड वर्किंग डे है 30 तारीख, जो 30th ऑफ द मंथ है, तब वो हम जो मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से है, वो आपका वो आपका फाइनल सेटलमेंट डेट कहलाता है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? फाइनल सेटलमेंट डेट क्लियर हो गया। 2 दिन पहले एक्सपायरी क्यों होती थी, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आपका जो फाइनल प्राइस सेटलमेंट प्राइस रखा जाएगा, वो कौन सा रखा जाएगा, वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका फाइनल सेटलमेंट फॉर फ्यूचर्स। ये आपके करेंसी के इस पे आएगा, ये आपके इक्विटी डेरिवेटिव पे नहीं आएगा। ये जो एप्लीकेबिलिटी है, ये आपके करेंसी के उस पे एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड टाइप्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट किस किस तरीके के मार्जिन रिक्वायरमेंट होते हैं और ये कितने तरीके के होते हैं। सिंस फ्यूचर्स इज द लेवरेज पोजीशन, फ्यूचर जो होता है वो लेवरेज पोजीशन होता है, मतलब कि हेजिंग करने के लिए ये बनाया गया था, अपने लॉस को कम से कम रखने के लिए बनाया गया था, कि उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकें।
उससे सेफ हो सकें। तो इस पोजीशंस को बनाने के लिए हमें बहुत सारे तरीके के मार्जिन्स हमें रखने पड़ते हैं। वो कौन कौन से मार्जिन्स हैं, वो किस तरीके के मार्जिन्स हैं, ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इट इज imperatively imperative to have very effective margining framework at exchange to avoid any systemic failure during the period of high volatility। जो आपका फ्यूचर है वो एक लेवरेज पोजीशन है और एक्सचेंज में इस तरीके से उसको बनाया गया है, इस तरीके से उसे फ्रेम किया गया है कि किसी भी तरीके से आप उसका फेलियर ना हो सके। ऐसा ना हो कि उसके सेटलमेंट करने के लिए पूरे जो ड्यूरिंग पीरियड है उसमें किसी भी तरीके से सेटल करने के लिए कोई भी किसी भी तरीके से फ्लॉप हो, वो एक्सचेंज फ्लॉप हो जाए, डिफॉल्ट कर जाए कोई पर्सन, ऐसा बिल्कुल नहीं बनाया गया है। कितनी भी वॉलेटिलिटी हो, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाया गया है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो उस वॉलेटिलिटी में। तो मार्जिन्स ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ एक्टिंग एज अ डिटरेंट टू एक्सेसिव स्पेकुलेशन। जो मार्जिन है वो एक स्पेशल रोल प्ले करती है। मार्जिन यहाँ पे मतलब क्या है, जो भी पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगा है उसी को मैं एक तरीके से मार्जिन बोलता हूँ, ठीक है, वही होता है आपका मार्जिन। तो कितना किसके लिए चाहिए वो आपका मार्जिन होता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन कलेक्टेड बाय द एक्सचेंजेस आर एज फॉलोज। और अलग अलग तरीके की मार्जिन आपसे ली जाती है। जब आप इस मार्केट में आओगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला इनिशियल मार्जिन। सबसे पहले आपको कोई भी सौदा, मैंने कई बार बताया, कोई भी सौदा अगर आपको लेना है, आपको इस मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है, तो जो आपकी मार्जिन सबसे पहले यूज की जाएगी, तो जितना मिनिमम पैसे का जो रिक्वायरमेंट होगा, इनिशियल पैसे का जो रिक्वायरमेंट होगा, जो परमिशन देगा आपको कि आप ये सौदा, इस डेरिवेटिव में सौदा बाई कर सकते हो, वो आपका मार्जिन कहलाता है इनिशियल मार्जिन। और कुछ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में यही होता है। आपको सौदा बाई करना है तो मिनिमम पैसे की जो भी रिक्वायरमेंट है वो मार्जिन आपकी इनिशियल मार्जिन कहलाती है। मिनिमम सिक्योरिटी जो चाहिए वो आपकी इनिशियल मार्जिन कहलाती है। तो पूरा पढ़ते हैं अब। द इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड बाय अ मेंबर इज कंसीडर्ड एज हिज इनिशियल मार्जिन फॉर द पर्पस ऑफ अलाउेबल एक्सपोजर लिमिट। थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है। अवेलेबल एक्सपोजर लिमिट मतलब हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे 7 लाख का फ्यूचर है, उसको अगर आप लोगों को बाई करना है तो 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए आपको मार्जिन चाहिए, इनिशियल मार्जिन। तो वही है कि आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मतलब एक्स्ट्रा पैसा दे देता है पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। तो वो इनिशियल अमाउंट जो होता है वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट आप पे करते हो उस पोजीशन को बनाने के लिए। इनिशियली एवरी मेंबर इज अलाउड टू टेक एक्सपोजर अप टू द लेवल परमिशबल ऑन द बेसिस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। अब कोई भी बंदा है, कोई भी पर्सन है, अगर मार्केट में पोजीशन बनाना चाहता है तो उसे वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है डिपॉजिट की वो करनी ही पड़ेगी। द इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन worst case loss of portfolio of an individual client across various scenarios of the price change। अब जो इनिशियल मार्जिन है वो समय समय पर बदलता रहता है। जैसे कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे रिलायंस अभी 2200 रुपए है तो उसकी मार्जिन कुछ और होगी। वही अगर उसका और 250 की लॉट है, और वही अगर आपकी प्राइस 3,000 रुपए हो जाती है, तो उसका जो मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड है वो परसेंटेज वाइज भी बढ़ता है, तो साथ ही साथ उस वैल्यू के हिसाब से उसकी जो मिनिमम मार्जिन है, सपोज करिए 2200 है तो 1,25,000 रुपया लग रहा है। वहीं वो आपका 7 लाख से बढ़ करके 2200 रुपए से अगर वो 2600 रुपए हो जाए और उसका मतलब कि इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो हो सकता है कि वो 1.25 लाख से बढ़ करके 1.5 लाख रुपए उसकी इनिशियल मार्जिन हो जाए। तो और ऐसा नहीं कि जब उसके प्राइस का जो उसका प्राइस है, स्टॉक का प्राइस वो डाउन भी चला जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी मार्जिन कम भी हो जाती है। तो ये दोनों कंडीशन हो जाती है कि ऐसा नहीं कि इसका कोई फिक्स वेरिएंट है। ऊपर जाएगी बढ़ेगा तो इनिशियल मार्जिन बढ़ भी सकती है। वो एक्सचेंज डिसाइड करती है, वो डिसाइड करने वाले ना हम है ना ट्रेडिंग मेंबर्स है। वो जो मार्जिन है, मिनिमम मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, वो एक्सचेंज डिसाइड करती है। तो दैट्स क्लियर। अब आगे आते हैं पोर्टफोलियो बेस्ड मार्जिन। द स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ risk span methodology is adopted to take an integrated view of risk involved in the portfolio of each individual client comprising his position in the future contract across different maturities। अब देखिए, पोर्टफोलियो भी जैसा होता है, जैसे क्लाइंट की जो भी पोजीशंस होती हैं, जो भी उसके पास स्टॉक्स होते हैं, उनके बेसिस पर भी उनके जो स्टॉक होते हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर क्वालिटी क्वालिटी स्टॉक्स हैं, अच्छे डेरिवेटिव्स हैं, तो उसके बिहाफ पे भी, जैसे लाइक एज कोलेट्रल, उसको कोलेट्रल उसको गिरवी रख करके, उनके शेयर्स को गिरवी रख करके, प्लेज रख करके भी
उनके पोर्टफोलियो की अच्छी वैल्यूएशन, तो उसके बेसिस पर भी ये डेरिवेटिव में या फ्यूचर में पोजीशन बनाने के लिए उन्हें एक एडिशनल लेवरेज दे दिया जाता है पोजीशन बनाने के लिए। तो इस तरीके की जो मार्जिन होती है जो उनके पोर्टफोलियो के बेसिस पे दी जाती है, उन 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 पोजीशंस को हम लोग पोर्टफोलियो बेस्ड मार्जिन कहते हैं। तो सिंपल सी चीज है इस, और लीगल टर्म्स में नहीं जाना है, जो मैंने बताया है सिंपल सा। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई होगी तो आप गूगल पे भी देख सकते हो, क्योंकि यही चीज है आपके पोर्टफोलियो बेस्ड मार्जिन पे। तो इनिशियल मार्जिन आपको समझ में आ गया, पोर्टफोलियो बेस्ड मार्जिन आप लोगों को समझ में आ गया। अब लास्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं, रियल टाइम कंप्यूटेशन। कभी कभी आज के टाइम पे आपकी जो कंप्यूटेशन है, जो भी आपके टाइम पे वो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो सकता है, उसकी पोजीशन आपकी वैल्यू जो है, आपने जब शेयर्स लिए थे उस समय काफी अच्छे प्राइस पे थे, लेकिन आज उसकी प्राइस काफी डाउन हो गई है। तो ऐसे कंडीशन पे जो वो मार्जिन है वो कम हो जाती है। और जब आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं और उनकी प्राइसिंग अच्छी खासी बढ़ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी जो मार्जिन भी है उन पोर्टफोलियो बेस पे, वो मार्जिन भी आपकी बढ़ जाती है, आपको एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिल जाता है पोजीशंस को बाई करने का। तो इस तरीके की जो कंप्यूटेशन होती है वो आपकी रियल टाइम कंप्यूटेशन होती है। रियल टाइम का मतलब होता है अभी के अभी, सिंघम वाला है ना, अभी के अभी। इससे कोई मतलब नहीं है आपने रिलायंस 2500 में खरीदा था या 2200 में खरीदा था, अभी के अभी आज की क्या पोजीशन है आपके पोर्टफोलियो की, दैट्स कॉल्ड रियल टाइम कंप्यूटेशन। ठीक है, जब भी रियल टाइम कंप्यूटेशन की बात हो आपको सिंघम वाला डायलॉग याद आना चाहिए, अभी के अभी। ठीक है, द कंप्यूटेशन ऑफ वॉश सिनेरियो लॉस हैज टू कंपोनेंट्स। पहला क्या होता है, द फर्स्ट इज द वैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो अंडर द वेरियस सिनेरियो ऑफ द प्राइस चेंजेस। अब देखिए कंप्यूटेशन जो होती है वो वॉश सिनेरियोज के लॉस, सिनेरियो लॉस हैज टू कंपोनेंट। सबसे बुरा सिनेरियो लॉस का टू कंपोनेंट्स होता है। पहला क्या होता है, जो भी वैल्यूएशन है आपके पोर्टफोलियो की अंडर द वेरियस सिनेरियोज ऑफ प्राइस चेंज, वो बहुत सारे प्राइस चेंज के सिनेरियो पे डिपेंड करती है कि मार्केट का आज गिर गया, मार्केट क्रैश कर गया, मार्केट ऊपर चल गया, ग्लोबल ग्लोबल में मंदी आ गई, उसकी वजह से आपके सारे पोर्टफोलियो डाउन हो गए। तो बहुत सारी चीजें आपकी होती रहते हैं। एट द सेकंड स्टेज, दूसरी क्या स्टेज होती है, दिस सिनेरियो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज आर अप्लाइड टू द एक्चुअल पोर्टफोलियो पोजीशन टू द कंप्यूट द पोर्टफोलियो वैल्यूज एंड द इनिशियल मार्जिन। अब दूसरा एक और चीज होता है सेकंड स्टेज, दिस सिनेरियो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज आर अप्लाइड to the actual portfolio position to compute the portfolio values and the initial margin। अब क्या होता है, जो मैंने आप लोगों को पिछले बताया पोर्टफोलियो बेस्ड, अगर पोर्टफोलियो बेस का ये एक एक्सपैंडेड ग्रुप है, ये कोई मार्जिन की बात नहीं कर रहा है, ये आपके रियल टाइम कंप्यूटेशन की बात कर रहा है। सपोज करिए आपका कोई पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यूएशन अच्छी ऊपर चली गई, आपकी 20% से आपकी ग्रोथ हो गई पोर्टफोलियो में, तो आपका जो किसी भी सौदे में इनिशियल मार्जिन का एक्सपोजर है, उसमें पोजीशन आपको कोई बनानी है, तो आपको उतना लिमिट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ठीक है, वही साथ ही साथ अगर उसकी वैल्यूएशन 20% डाउन हो गई, तो रियल टाइम की जो कंप्यूटेशन आ रही है, उसी कंप्यूटेशन के बेसिस पे आपकी इनिशियल जो मार्जिन है वो कम, उसकी जो लिमिट है वो घटा दी जाएगी, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ जाएगा उस वैल्यू पोजीशन को बनाने के लिए डेरिवेटिव्स में। तो ये दो कंडीशंस आपके यहाँ पे आते हैं। द लेटेस्ट अवेलेबल सिनेरियो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज आर अप्लाइड टू द मेंबर्स क्लाइंट पोर्टफोलियो ऑन रियल टाइम बेसिस। और जो भी मार्जिन की कैलकुलेशंस होती है, यहाँ पे क्लियर होता है, जो भी मार्जिन की, इसमें पूरी तरीके से बस ये बताया गया है, जो भी मार्जिन की कंप्यूटेशन होती है पोर्टफोलियो बेस मार्जिन की, वो मार्जिन का एक्सपोजर आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसके रियल टाइम कंप्यूटेशन आज की डेट में, अभी के अभी आज की डेट में जो आपकी पोजीशन है, अगर उसकी वैल्यू अच्छी है, बढ़ गई है, तो उतना उसके एक्सपोजर में आपको मार्जिन दे दी जाएगी। अगर उसकी एक्सपोजर घट गई है तो उसके बेसिस में आपकी मार्जिन घटा दी जाएगी। पूरा का पूरा खेल कंप्यूटेशन के रियल टाइम वैल्यू का है। ठीक है, ये आपका हुआ रियल टाइम कंप्यूटेशन। अब कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन, फॉर अ कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन द एक्सट्रीम लॉस मार्जिन इज चार्ज ऑन वन थर्ड ऑफ द मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ द 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कैलेंडर स्प्रेड एक तरीके से ऐसी पोजीशन होती है कि इस महीने अगर आपने कोई फ्यूचर का सौदा खरीदा, ठीक है, और अगले महीने का फ्यूचर बेच दिया, जो एक तरीके से मैं आप लोगों को कैलेंडर स्प्रेड पढ़ा रहा हूँ, वो आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। इस जो मैंने आर्बिट्रेजन में, आर्बिट्रेजर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपने बाई किया, ठीक है, और अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट आपने सेल कर दिया, तो उसी सेम अंडरलाइन का, ये मानिए आपने सेम अंडरलाइन का
रिलायंस का इस महीने फ्यूचर बाई कर लिया और अगले महीने का फ्यूचर सेल कर दिया, तो आपकी मार्जिन पता कितना लगेगी? सॉरी, तो आपकी मार्जिन लगेगी ओनली एंड ओनली 1/3। बिकॉज मैं बताता हूँ, क्योंकि एक्सचेंज को ये लगता है अगर आप कोई एक अकेली पोजीशन बना रहे हो, अगर बाई कर रहे हो, तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप बाई सेल दोनों पोजीशन बना रहे हो, तो अल्टीमेटली फ्यूचर में कोई एक ही चीज होगा, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको सॉरी, तो जो प्रॉफिट, जब वो पोजीशन, जैसे सपोज करिए एग्जांपल, जुलाई का अगर आपने कोई फ्यूचर बाई किया और अगस्त का आपने फ्यूचर सेल कर दिया, ठीक है। तो अगर जुलाई का फ्यूचर बाई किया और अगस्त का सेल कर दिया, तो जितना ऊपर जा रहा है, अगर सपोज करिए प्राइस ऊपर चला गया, तो जुलाई वाले में आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपके अगस्त वाले में सेल हो रहा है। तो नेट में देखा जाता है, नेट में तो ओवरऑल जो लॉस है वो बहुत ही मिनिमम होगा, या आपका वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे जो फ्यूचर का जो सेटलमेंट होगा धीरे धीरे कम होगा, उसके बेसिस पे एक मिनिमाइज लॉस होगा। तो ऐसी कंडीशन में दोनों तरफ पोजीशन बनाने पर एक्सचेंज क्या करती है, आपको एक लेवरेज देती है, आपको एक रियायत देती है कि आपसे पूरा पूरा मार्जिन नहीं लेती है। सपोज करिए कोई फ्यूचर आपको बाई करना है, उसमें 1 लाख की मार्जिन ले रही है, लग रहा है, और आप कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन बनाते हैं, इस महीने की बाई किया और अगले महीने के सेल किया, तो ऐसी कंडीशन में 1 लाख तो आपके बाई करने पर लगा, लेकिन जब आप अगले स्प्रेड को आप सेल करते हो, तो आपका फर्दर 1 लाख मार्जिन नहीं लगेगा, उसका 50% ही लगेगा। तो आपका टोटल टोटल जो मार्जिन लगेगा वो केवल 1.5 लाख रुपए का ही लगता है। तो यही आपका 1/3 होता है पूरा, ये प्रोसेस आपका कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन में मिलता है। तो एग्जाम्पल से भी मैंने बता दिया, और इसी तरीके से जब भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा, तो अब आप लोग समझना कि जब कैलेंडर स्प्रेड की मार्जिन होगी, तो एक महीने का पूरा लगेगा और अगले महीने का आपके दूसरे पोजीशन का केवल आधा लगता है। तो इस तरीके से 1.5 लाख रुपए लगा मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से। तो यही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और इजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस में। अब आते हैं एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। Extreme loss margin is the computed as percentage of M2M value of the gross open position. It shall be deducted from the liquid asset of the clearing member. अब देखिए, क्लियरिंग मेंबर से याद आया, इसमें क्या होता है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। अब देखिए, ये सीधी सी ऐसी बात है, यहाँ पे क्लाइंट को एग्जांपल देंगे और उस एग्जांपल से समझते हैं, और कुछ नहीं लिखा है। अब देखिए, कोई पोजीशन ओपन है और उसमें लगातार लॉस होता जा रहा है, कोई क्लाइंट ने 1.5 लाख का कोई सौदा लिया है और उसका लॉस होता जा रहा है, और 1.5 लाख की इनिशियल मार्जिन लगा करके वो उसने पोजीशन ली, और उसकी वैल्यू जो है वो आधी हो गई, 1.5 लाख से अब पोजीशन उसकी केवल बची 75,000 पे। तो ऐसी कंडीशन में उसकी पोजीशन अगर आज भी ओपन है, तो वो पैसा वो आपका तब तक ओपन रहेगी जब तक ब्रोकर को ये नहीं लगता है कि इस ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। अगर जैसे ही और इंटीमेट भी करने लगता है पैसा देने के लिए, और जहां एक सेट लिमिट होती है, जैसे 25% आपका केवल पैसा बचा, क्योंकि उतना पैसा आपका साफ हो चुका है। 1.5 लाख की अगर आपने फ्यूचर लिया और उसकी वैल्यूएशन 75,000 हो गई है, मतलब कि आपका पैसा खत्म हो चुका है, 75,000 रुपीज खत्म हो चुका है। अगर बढ़ता है तो अच्छी बात है, अगर उससे और नीचे जाता है, तो ब्रोकर क्या करेगा, क्लियरिंग मेंबर क्या करेगा, आपको इंटीमेशन देगा, आपके मेल पर देगा कि आप अपने पोजीशन में पैसा बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ। अगर आप नहीं बढ़ाते हो, तो जब तक उसके पास पैसा है तभी तक वो आपको होल्ड रखता है, फिर बाद में उसको वो पैसा काट देता है, डिडक्ट कर देता है। और दूसरी एक और चीज है, अगर आपके पास जैसे रियल टाइम कंप्यूटेशन में जो आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो के हेज में आपने पैसा कुछ बनाया हुआ है और आपका डेरिवेटिव नीचे चला जा रहा है, उसमें लॉस हो रहा है, तो जो भी आपका जो एसेट है, जो भी आपके जो स्टॉक्स हैं, उस उतनी वैल्यू को कवर करने के लिए उतने के स्टॉक्स जो ब्रोकर है वो बेचता चला जाएगा, ताकि कैश लिक्विड आपका बना रहे। तो यही चीज आपका दिया गया है, इट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द योर लिक्विड एसेट्स। ठीक है, क्लियर। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन में यही होता है और कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब आता है लिक्विड नेटवर्थ। ये ब्रोकर की जो लिक्विड नेटवर्थ है कितनी होनी चाहिए। इनिशियल मार्जिन एंड एक्सट्रीम लॉस मार्जिन आर डिडक्टेड फ्रॉम द लिक्विड एसेट ऑफ द क्लियरिंग मेंबर। जो भी क्लियरिंग मेंबर है, क्लियरिंग मेंबर मतलब कि जो भी क्लियरिंग पर्सन है, ट्रेडिंग मेंबर। तो जो चीज मैंने एग्जांपल एक प्रैक्टिकल आप लोगों को एक क्लाइंट के बेसिस पे बताया, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन में, वही आपका
और आपका सेम टू सेम क्लियरिंग मेंबर में भी लगता है। तो अगर उसका एग्जांपल देख लें, जैसे ओवरऑल 50 क्लाइंट्स की पोजीशंस हैं, उसमें जितने भी क्लाइंट्स के पोजीशंस हैं, अगर गलती कर दी क्लियरिंग मेंबर ने और पोजीशन वो आरएमएस सिस्टम उसका स्ट्रांग नहीं हो पाया, पोजीशन उसने नहीं काटी है, तो जो ओवर पूरे पोजीशंस हैं शाम को सेटल होने हैं, तो वो लॉस किसके डेबिट में जाएगा? वो जो लॉस जाएगा वो क्लियरिंग मेंबर के, मतलब ट्रेडिंग मेंबर के लेजर से पैसा सेटल हो जाएगा, काट दिया जाएगा उसके। तो उसका जो लॉस होगा, क्लाइंट का तो वो क्लियरिंग मेंबर की गलती है, क्लाइंट का लॉस हो रहा था, आपने पोजीशन नहीं काटी। अगर आप पोजीशन नहीं काटे तो क्लाइंट की गलती है, तो क्लियरिंग मेंबर को उसका लॉस बेयर करना पड़ेगा। क्योंकि सेटलमेंट मैकेनिज्म तो ये बोलता है भाई, जिसने भी डिफॉल्ट किया, पैसा तो उसको क्लियरिंग कराने का और क्लाइंट्स को ट्रेड कराने का जिम्मेदारी तो आखिर ब्रोकर की है। अगर ब्रोकर ने ये गलती की है तो ब्रोकर पे ऑफ करे, क्योंकि वो कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया जा सकता है। कोई भी पर्सन एक्सचेंज में डिफॉल्ट नहीं कर सकता है, तो ब्रोकर पे पेनल्टी चार्ज कर दी जाती है और उससे उस लॉस को रिकवर कर लिया जाता है। तो जब आप ट्रेडिंग पोजीशन पे जाओगे, जब बैठोगे, तो यही बोला जाएगा कि किसी की पोजीशन कैरी करके मत जाना, अगर बहुत हाई वोलाटाइल कोई डेरिवेटिव है। तो ऐसे कंडीशंस में आपकी सैलरी पर भी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपकी सैलरी होल्ड हो जाएगी, या हो सकता है कुछ उससे ज्यादा अगर पोजीशन लॉस में चला गया, लोअर सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं, आप पोजीशन काट भी नहीं पा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी सैलरी भी होल्ड हो जाएगी, प्लस उस ब्रोकर के भी जो लिक्विड एसेट है उसको भी बेच दिया जाएगा, उसको भी मतलब उसमें से भी पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा, फिर उसे नया पैसा डालना पड़ेगा आपके सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी होता है इस मार्केट में। ठीक है, अब लिक्विड नेटवर्थ की बात करते हैं। ये क्लियरिंग मेंबर्स के हिसाब से ही बात करते हैं। जितनी भी पोजीशंस है, उतनी सारी पोजीशंस को एडजस्ट करने के बाद जो एटलीस्ट रिक्वायरमेंट एरिया है वो 50 लाख मेंटेन होना चाहिए उस क्लियरिंग मेंबर का, ट्रेडिंग मेंबर का, एट ऑल पॉइंट इन टाइम। कोई भी सिनेरियो हो, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो, 50 लाख एटलीस्ट मेंटेन होना चाहिए। जो लिक्विड मार्जिन है, जो लिक्विड एसेट है, लिक्विड नेटवर्थ है उस ट्रेडिंग मेंबर की, जो क्लियरिंग मेंबर की, हमेशा ये चीज मेंटेन होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लियरिंग मेंबर केवल लिखा हुआ है, लेकिन टाइपो एरर हो सकता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रेडिंग मेंबर के बारे में भी बोल रहा हूँ, वो भी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एक्सट्रीम लॉस की भी कंडीशन कुछ भी आ जाए, अगर 50 लाख से कम हुआ, 35 5 लाख हो गया, तो तुरंत उस सारे पोजिशन को, मतलब कि क्लाइंट का सौदा ऐसे नहीं काट सकता, तुरंत कहीं ना कहीं से आपको उस ट्रेडिंग मेंबर को पैसा डालना पड़ेगा और उसको मेंटेन करना पड़ेगा 50 लाख ऑल द पॉइंट ऑफ। हालांकि ये बहुत अब कम मार्जिन रह गया, इससे बहुत ज्यादा 200 300 करोड़ भी मेंटेन रहता है नेटवर्क, 100 100 करोड़ से ऊपर का, 50 50 करोड़ से ऊपर का मेंटेन रहता है आज के टाइम पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लिक्विड एसेट्स, द लिक्विड एसेट्स फॉर ट्रेडिंग इन करेंसी फ्यूचर आर मेंटेन सेपरेटली इन द करेंसी फ्यूचर सेगमेंट इफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब लिक्विड एसेट की अगर बात करें तो इसमें कुछ नहीं बोला है, बस यही बोला है करेंसी सेगमेंट में, करेंसी फ्यूचर में मेंटेन किया जाता है एक लिक्विड, केवल कैश को बोला जाता है एक तरीके से। गोल्ड है, कैश है, मार्जिन है, जो भी कैश है, जो आपका इजिली कन्वर्टेबल जो भी कैश है, वो सभी आपका लिक्विड एसेट में आ रहा है। चाहे आपके वो गोल्ड फॉर्म में हो, चाहे वो आपके स्टॉक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो अच्छे बॉन्ड्स के फॉर्म में हो, वो सभी आपके लिक्विड एसेट्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका एक अलग सेगमेंट होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास करेंसी सेगमेंट में। ठीक है, अलग एक आपका पूरा प्रॉपर उसकी व्यवस्था की जाती है उन एसेट्स की। और एसेट्स कितना होना चाहिए? एट द ऑल पॉइंट ऑफ टाइम 50 लाख होना चाहिए। सामने अगर क्वेश्चन आएगा, तुरंत आप इसको पुट आउट कर देंगे और वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 6, आई थिंक 6 ही है, चैप्टर नंबर 6 आपका पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इन करेंसी फ्यूचर। कोई भी तरीके का डाउट हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने के साथ साथ ये आपके नॉलेज को भी इनहेंस करता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप इसको सबसे ज्यादा जानो। यही सबसे टफ चीज होती है जो आप अपने क्लाइंट्स को समझाने की कोशिश करते हो। सबसे टफ सिनेरियो होता है ये। तो आप लोगों को इसमें प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ टाइम व्यू से जितना रेलेवेंट है, उतना मैंने यहाँ पे बताया, ताकि अगर जब आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, जब कंप्लीट कर लेंगे, तो आप एनआईएसएम की बुक से
और प्रैक्टिकल होकर के एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जब आप अपने जॉब में रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे लेवल पे देखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, और होपफुली आपको काफी अच्छा लगा होगा। अभी तक जितने भी चैप्टर हम कंप्लीट करते आ रहे हैं सब अच्छे लेवल पे और अच्छे नॉलेज के साथ कंप्लीट करते आ रहे हैं। और इससे ज्यादा बेसिक एग्जांपल्स में मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक और ओरली एक्सप्लेनेशंस और कुछ हो नहीं सकती हैं। इससे सिंपल और कुछ किया नहीं जा सकता है। हाँ, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको समझ नहीं आ पा रहे होंगे, क्योंकि आप इस मार्केट से अभी आए हो, अभी आप इसकी शुरुआत करने जा रहे हो। बट जितना बेटर हो सकता है, मैं कोशिश किया मैंने कि मैं उस बेटर एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को शो कर सकूं, उस बेटर एग्जाम्पल्स के साथ मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग मिलेंगे।